Okay, hello students of class 9th, welcome back in economics class. So let's continue with the 7th chapter, that is your primary sector. In that primary sector we are learning about the agriculture, right? So this is the, in this we will learn about the government measures to improve agriculture production. Okay, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा सो दैट द डेवलपमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर्स कैन बी सीन. ओके, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कुछ डेवलपमेंट देखा जा सके. So for that, when the basically from the first when after the independence, from the first 5-year plans, the government focus on the development of the agriculture. गवर्नमेंट ने शुरू से अपने जो भी 5 years plans बनाए उन सब पे गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर पे ज़रूर फोकस किया फॉर देयर डेवलपमेंट, राइट. सो द फर्स्ट कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए दैट सो दैट द इम्प्रूवमेंट कैन बी सीन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. फर्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स. पहला क्या था? लैंड रिफॉर्म्स मीन्स रिफॉर्मिंग द लैंड रिलेशन. Okay, primarily change in the ownership of the land in the agriculture sector. So basically land reforms लाया गया for raising agriculture production and productivity. Some important institutional reforms in the agrarian structure were undertaken in the country. यानी कि land से related, बेसिकली लैंड से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है, जिससे क्या हो कि फार्मर्स को भी बेनिफिट मिल सके और प्रोडक्शन भी अच्छा हो सके. सो उसके तहत लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत अंडर दिस लैंड रिफॉर्म्स द फर्स्ट वाज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. नाउ एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज मीन्स basically the Indian government took various steps to abolish intermediaries. जैसे क्या था कि बहुत सारे इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो फार्मर्स होता था उनको सही बेनिफिट नहीं मिल पाता था और प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा नहीं होता था. बेसिकली द जमीन इसमें क्या है? जमींदार, ठीक है, सुना होगा जमींदारी सिस्टम. इसमें क्या हुआ, जो जमींदारी सिस्टम थी उसको एबॉलिश किया गया, खत्म किया गया, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये जमींदार क्या करते थे, ये लैंड्स ले लेते थे और फार्मर से उनसे काम करवाते थे एंड दे टेक द बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले लेते थे, राइट. तो अंडर दिस लैंड रिफॉर्म्स दीज इंटरमीडियरीज वर एबॉलिश्ड, इनको हटा दिया गया. ओके, सो दैट द डायरेक्टली द पर्सन दोज हु आर कल्टिवेटिंग on the land, those who are engaged in cultivation, so they should get the benefit. जो रियल में उस पर कल्टिवेशन कर रहे हैं, उस लैंड पे कल्टिवेशन कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिल सके, राइट. सो दैट इज एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज. सेकेंड इज टीनेसी रिफॉर्म्स. नाउ टीनेसी रिफॉर्म्स अंडर दिस along with this जमींदारी system was abolished. After that this tenacy reforms were introduced. इस tenacy reforms को introduce किया. The rights of the remaining tenants farmers were secured and rent were fixed. जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि क्या करते थे कि जो लैंड ओनर्स होते थे वो कुछ फार्मर्स को हायर करते थे. ओके, उससे क्या होता था, जो बेनिफिट होता था, जो प्रॉफिट होता था, द लैंड ओनर्स टेक्स ऑल द प्रॉफिट. और जो वर्कर्स, जो टीनेज, जो फार्मर्स वहाँ पे काम करते थे, उनको कोई बहुत बेनिफिट नहीं मिल पाता था. सो दैट्स व्हाई these tenancy reforms were introduced by the government. Under this, these tenant farmers were kept secured, उनको secure किया गया and the rents were fixed. rents क्या किए गए? फिक्स कर दिए गए. यानी कि अगर वो जो फार्मर उसको देना है रेंट, तो प्रोडक्शन का 1/3 ही देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा, चाहे कितना भी हो, ठीक है. सो इट शुड नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ प्रोड्यूस. जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको 1/3 से ज़्यादा एज अ रेंट नहीं देना होगा. क्लियर? सो दिस इज टीनेसी रिफॉर्म्स. नेक्स्ट इज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स. सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स मीन्स बेसिकली क्या है इसमें कि इट प्रमोट इक्विटी इन एग्रीकल्चर. सीलिंग ऑन लैंड वॉज फिक्स्ड. The surplus land was taken over by the government. Now in this ceiling of land, basically I told you that कई बार ऐसा था सिचुएशन कि किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी और किसी के पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं थी, राइट. सो इन दैट कंडीशन द एक्स्ट्रा लैंड्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट. जो एक्स्ट्रा लैंड थी, जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, वो गवर्नमेंट उसको लेके देती थी, ठीक है. सो इस तरह से, और फिर वो उनको देती थी दोज हु नीड दैट लैंड, जिनको उस लैंड की ज़रूरत है, जो उस पर फार्मिंग कर सकते हैं. सो देयर शुड बी इक्विटी.
उससे क्या हो, एग्रीकल्चर में इक्विटी हो. क्लियर. Next is consolidation of holding. Now consolidation of holding means basically farmers face this problem. What happens that in this small pieces of lands were scattered. अलग अलग जगह पे क्या थी, कुछ कुछ पीस लैंड जो थे अलग अलग जगहों पे थे. जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, राइट. सो इन दिस स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड्स वर डिवाइडेड और इन सब पे एक ही फार्मर खेती कर रहा है. इट वॉज डिसाइडेड दैट वी शुड कलेक्ट, ओके, कंसोलिडेट ऑल दीज लैंड. इन सबको मिला के एक बड़ी जमीन फार्मर्स को दे दी जाती थी, सो दैट द फार्मर्स कैन डू द कल्टिवेशन. ठीक है, इससे क्या होता था, फार्मर्स का लेबर भी बचता था, कई तरह से उसके बेनिफिट हो जाता. नाउ ऑन वन लैंड दैट फार्मर कैन फोकस. ठीक है. नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव farming. Cooperative farming means it was also introduced under this land reforms by the government. So the farmers could work together as large group, availing the advantage of large scale cultivation while retaining their individual ownership. Now in this the cooperative farming were introduced by the government. इसमें क्या हो कि कई farmers मिलके काम करें, एक साथ काम करें. ऐसा नहीं हो कि एक ही उसको ओन कर रहा हो, उस लैंड को ओन कर रहा हो, राइट. इससे क्या होगा, सो दैट द फार्मर्स कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, लार्ज स्केल का प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट. सो ऑल दीज स्टेप्स measures were taken by the government under this land reforms. Clear. Next is expansion of irrigation facilities. Now to raise productivity, irrigation facilities have been expanded. जो irrigation facilities थी उसको इंक्रीज की गई. ओके, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए. ठीक है, जैसे 1951 जस्ट 17% ऑफ लैंड हैड परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन. प्रेजेंटली दिस परसेंटेज फिगर गॉन अप टू 40%. पहले बहुत कम परसेंटेज था, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, बट नाउ इट इंक्रीज टू 40%. तो जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसको इंक्रीज की गई. नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजिकल मेजर्स. We have seen that this is the problem which was faced by the Indian agriculture. ये problem थी जो Indian agriculture face करती थी. So technological measures means basically in this the new techniques and new technologies were introduced in farming. ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए टूल्स, नए नए इक्विपमेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया गया फार्मर्स को. ओके, सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दीज अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी. वो क्या था, आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे थे. सो अंडर दिस द न्यू टेक्नोलॉजी शुड बी इंट्रोड्यूस टू द फार्मर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज इसमें क्या होगा, फिर कम टाइम एट लेस टाइम द फार्मर्स कैन प्रोड्यूस मोर. ठीक है. नेक्स्ट इज agricultural subsidy policy. Now in this agricultural subsidy policy basically the farmers, okay, the government under this policy supplies various inputs like irrigation, fertilizers and power to the farmers at subsidized price. Subsidized price क्या होता है, छूट मिलना. ठीक है, जितनी प्राइस है, जितनी उसकी मार्केट प्राइस है उसके कम दाम में चीज़ें प्रोवाइड करना. तो गवर्नमेंट ने महसूस किया कि द फार्मर्स आर फेसिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हमारे फार्मर्स को, इंडियन फार्मर्स को फेस करनी पड़ती है. सो दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस दिस मेजर सो दैट द फार्मर शुड गेट all the irrigation facilities, fertilizers, chemicals, okay, all those things at a very low and nominal price. उनको subsidized cost पे सारी चीज़ें मिल सके, कम रेट में चीज़ें मिल सके, so that the farmers can purchase them. Okay. Next is agriculture price policy. Now agriculture price policy basically to ensure fair returns to the farmer, the government stated fixing the minimum support price and procurement prices for a number of agriculture commodity. Now basically इसमें क्या किया गया, गवर्नमेंट ने एक फेयर रिटर्न यानी कि सही इनकम रेवेन्यू फार्मर्स अर्न कर सके, उसके लिए इन्होंने गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई. अंडर दिस इसमें क्या होता था, एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता था, शुड नॉट एंड दैट प्राइस शुड नॉट फॉल बिलो दिस मार्केट प्राइस. ठीक है, तो एक प्राइस फिक्स कर दिया जाता था. ऑन दैट प्राइस द फार्मर्स विल सेल देयर क्रॉप्स. ठीक है, अब क्या होता था बेसिकली जब ये नहीं था तो फार्मर्स बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे, नॉमिनल प्राइस पे मिडिल मैन को बेच देते थे और उनको रिटर्न फार्मर्स को बहुत अच्छा बेनिफिट नहीं मिल पाता था, राइट.
सो इस पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी में दे मिनिमम सपोर्ट प्राइस वर फिक्स बाय द गवर्नमेंट. Next is institutional credits. Okay, so this was basically this is a measure, important steps, measures which was taken by the government, that the loans which are required by the your farmers, that should be provided by the banks. ठीक है, हम मतलब ऐसा ना हो कि अगर farmers लोन लेने जा रहे हैं, क्रेडिट लेने जा रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें ना मिले. So they should get the credits from the बैंक्स. उनको इस नॉमिनल रेट पे इंटरेस्ट, उनको सही इंटरेस्ट नॉमिनल रेट पे उनको लोन्स मिल सके. द बैंक्स कैन प्रोवाइड द लोन्स टू देम. ओके, नेक्स्ट इज इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग. समटाइम्स द फार्मर they basically they face this problem that they does not get the proper market. उनको सही मार्केट नहीं मिल पाता है. ओके, जिसकी वजह से क्या होता है, फार्मर्स अपने क्रॉप्स को कई बार उनके क्रॉप्स नुकसान हो जाते हैं. सो इन दैट कंडीशन गवर्नमेंट ने ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया कि द फार्मर शुड गेट द प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी, एंड इन दैट मार्केट दे कैन सेल देयर क्रॉप्स एट अ रीजनेबल प्राइस. राइट, सो उनको एक प्रॉपर मार्केटिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय द गवर्नमेंट. लैंड रिफॉर्म्स, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, टेक्नोलॉजिकल मेजर्स, agriculture subsidy policy, agriculture price policy, institutional credit, improvement in agriculture marketing. So these are the government measures, and I hope that this is clear to you. Okay, and if you have any doubt, you can ask me. And thank you so much for watching this video.